हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग और कौन से बेसिस पर उस पर टैक्स लगाया जाता है, एग्जम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टीज़, एनुअल वैल्यू का मीनिंग और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, कुछ एग्जाम्पल्स और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स के हेड्स में सेकंड हेड है। जब किसी करदाता के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी होती है यानी कि मकान संपत्ति होती है, तो उससे संबंधित जो आय है वो इसी हेड में कैलकुलेट की जाती है। तो अंडर सेक्शन 22 इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। जिस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम इस हेड में कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बिल्डिंग को शामिल किया जाता है और उससे जुड़ी हुई लैंड यानी कि ज़मीन को भी शामिल किया जाता है। असेसी शुड बी द ओनर, जो करदाता है वो उस मकान संपत्ति का मालिक होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ असेसी, कि जिस हाउस प्रॉपर्टी की हम इस हेड में बात करते हैं वो उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ नहीं होनी चाहिए, तभी हम उस हाउस प्रॉपर्टी को इस हेड में कवर कर सकते हैं। अब कुछ एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी, देन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हैं इन सब की जो भी हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है इस पे टैक्स नहीं लगता। हॉस्पिटल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे भी टैक्स नहीं लगता। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं इनके पास भी अपनी बिल्डिंग होती है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर कोई ट्रस्ट के कामों में या धर्मार्थ के कामों में प्रॉपर्टी इस्तेमाल में होती है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। यहाँ तक कि जो हाउस प्रॉपर्टी अपने ही बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ होती है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि एनुअल वैल्यू क्या होती है। एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23। एनुअल वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू है या वो राशि है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, और वो क्या होती है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाए तो उससे होने वाला या मिलने वाला जो किराया है वही एनुअल वैल्यू कहलाती है। तो अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये सारा हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हम बात करते हैं कि जब किसी भी मकान संपत्ति को किराए पर चढ़ाया जाए तो उससे मिलने वाला संभावित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट, उसी को नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए एक टेबल है। इस टेबल में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर दो स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 के अंदर आप देखेंगे अंडर सेक्शन 23(1)(a) मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू लिखा हुआ है, और दूसरे में यहाँ लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 23(1)(b) एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, दैट इज ARR। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू क्या होती है। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। इन तीनों को समझ लेते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू उचित किराया मूल्य, यानी कि उस प्रॉपर्टी के जैसी जो बाकी प्रॉपर्टी हैं उनका किराया कितना है। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू नाम से ही समझ आ रहा है, जो म्यूनिसिपलिटी के द्वारा फिक्स की जाती है, और स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालने के लिए फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू यानी कि इन दोनों के बीच में तुलना की जाती है, और जो फिगर ज़्यादा होती है, विच एवर इज़ हायर, उसको फिर से उसकी तुलना की जाती है किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। यानी कि जो फिगर आपकी ज़्यादा निकलती है उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, और फिर इस हायर वाली फिगर में से और स्टैंडर्ड रेंट में से जो फिगर सबसे कम आती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। इसको आगे हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे।
जब हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकल जाती है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल बेसिकली क्या होता है कि जिस किराए पर उस प्रॉपर्टी को किराया पे दिया जा सकता है वो यहाँ लिखा जाएगा। और फिर स्टेप 1 के अंतर्गत जो ये दोनों पॉइंट थे 1A और 1B में, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो भी ज़्यादा आएगी विच एवर इज़ हायर, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और इसको बाहर लिख लेते हैं। यानी कि जो कंपैरिजन था वो इन दोनों के बीच में करके जो है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाती है। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर लेस कर दिए जाते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पे किया जाता है, और ये पेड, ध्यान रखना है कि पेड बेसिस पर मिलते हैं, एंड मोर ओवर इट इज़ टू बी पेड बाय ओनर, जो लैंडलॉर्ड है उसके द्वारा भुगतान किए जाने चाहिए। इसको लेस कर देते हैं और जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब इसमें एक टर्म यूज़ हुई थी एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। उसमें कई बार कॉम्पोजिट रेंट भी हो सकता है। कॉम्पोजिट रेंट के अंदर कुछ जो सुविधाएं होती हैं उनके भी अमाउंट ऐड की होती है। अगर लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को कुछ फैसिलिटीज़ देता है तो वो उसके बदले भी अमाउंट चार्ज करता है। तो ऐसी अमाउंट को लेस कर देना है, उसके बाद जो एक्चुअल रेंट है उसी को कंसीडर करना है। जो रेंट है उसमें से लेस हो जाएंगे वाटर चार्जेस अगर कुछ एडिड है, लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस हैं, अगर कुछ लाइटिंग के चार्जेस हैं, गार्डनर की कोई सैलरी है, पार्किंग चार्जेस हैं, तो ये सभी जो सुविधाओं के चार्जेस हैं वो लेस कर दिए जाएंगे। जो बचेगा वही एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होगा। अब हम जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया था एनुअल वैल्यू का, उसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये एज्यूम्ड फिगर्स हैं जस्ट। मान लीजिए किसी हाउस प्रॉपर्टी के केस में जो किराए पर दी गई है उसकी म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू है 25,000 और फेयर रेंटल वैल्यू है 30,000। अब हमने कहा था कि एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालने के लिए MRV और FRV इन दोनों में से जो ज़्यादा है हमने वो लेना है। तो हमने क्या, इसमें से ज़्यादा कौन सा हुआ, विच एवर इज़ हायर इज़ 30,000। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। फिर स्टैंडर्ड रेंट हम मान लेते हैं कि 20,000 है। अब इन दोनों में से हमने किसको लेना है, विच एवर इज़ लेस। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 हमारा बन गया एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, जिसको हमने बाहर रख लिया। अब मान लीजिए कि वही हाउस प्रॉपर्टी 2,000 रुपये पर मंथ पे किराए पे दी जानी है, तो उसका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना हो गया, 24,000। तो अब इन दोनों में से यानी कि 23(1)A और 23(1)B इन दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा है दैट इज़ 24,000। ये हमारी बन गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और अगर हम ऐसे ही स्टेप 2 के अंदर अगर ये अज्यूम कर लें कि म्यूनिसिपल टैक्सेस सपोज करो 4,000 पे किए गए हैं, तो लेस करने के बाद जो बच जाएगी वो हमारी आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। आगे भी और एग्जांपल्स भी आएंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेट एनुअल वैल्यू का वो यही है। अब हमने पढ़ना है कि एनुअल वैल्यू डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे निकाली जाती है। इसके लिए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। पहले हम पढ़ेंगे कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले एनुअल वैल्यू ही कैलकुलेट होगी, उसके बाद इनकम या लॉस निकलेगा। तो लेट आउट के अंदर 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है सिंपल लेट आउट, दैट इज नीदर अनरियलाइज्ड रेंट नॉर वैकेंसी। सेकंड, लेट आउट प्लस वैकेंसी कि घर किराए पर दिया गया है और कुछ महीने खाली रहा है। थर्ड, लेट आउट प्लस अनरियलाइज्ड रेंट कि घर किराए पर दिया गया है परंतु कुछ महीनों का किराया नहीं मिला। एंड फोर्थ, लेट आउट प्लस अनरियलाइज्ड रेंट प्लस वैकेंसी कि घर किराए पर दिया हुआ है, कुछ महीनों का किराया नहीं मिला और कुछ महीने घर खाली भी रहा। अब हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज नीदर वैकेंसी नॉर अनरियलाइज्ड रेंट। कुछ भी नहीं है, सिंपल लेट आउट किया गया है घर को। एनुअल वैल्यू तक का कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो अभी हमने समझा था, उसको एक बार फटाफट से ब्रीफ में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, जैसे हमने पहले निकाली थी। उसके लिए फेयर रेंटल वैल्यू को म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। उन दोनों में से जो फिगर ज़्यादा आएगी उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और फिर इन दोनों में से जो फिगर कम आएगी
विच एवर इज लेस उसको हम बाहर लिखेंगे, दैट इज टू बी नोन एज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ये हमने पहले भी किया है। नेक्स्ट है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, जितने रुपए पर उसको जितने किराए पे चढ़ाया गया है प्रॉपर्टी को उसकी अमाउंट ले लेंगे और फिर हम उसको यहाँ फिल कर लेंगे। अगेन इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी इज टू बी नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगी जैसे पहले निकली थी। फिर अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किए हैं तो वो भी लेस कर दिए जाएंगे। उसको लेस करने के बाद जो बचेगी वो आएगी हमारी नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ तक बात हमने पहले पढ़ ली थी। अगर हमें इनकम कैलकुलेट करनी है हाउस प्रॉपर्टी से तो इसके अंदर स्टेप 3 के अंदर डिडक्शंस लेस की जाएंगी अंडर सेक्शन 24। दो डिडक्शंस हैं इसमें, एक है 24A के अंदर और दूसरी है 24B के अंदर। 24A के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस की जाएगी, दैट इज जो कि होगी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू क्या होती है? एनुअल वैल्यू वही जो भी हमने यहाँ पर निकाली है म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस करने के बाद। जो फिगर यहाँ पर है एग्जैक्ट उसी का 30% हम यहाँ पर लेस कर देंगे। नेक्स्ट डिडक्शन जो हो सकती है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इसके अंदर दो तरह की डिडक्शंस आती हैं, एक तो फॉर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर यानी कि संबंधित गत वर्ष का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, और दूसरी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट यानी कि जब घर बन रहा था उससे बनने के समय से पहले का इंटरेस्ट। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं जिसको आगे हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। इन सिचुएशंस को डिस्कस करने के बाद दोनों तरह की जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शंस लिख ली जाएंगी, इनको जो ऐड करके, और फिर हम इसको बाहर दिखा देंगे। अब दो डिडक्शंस हो गई, इन दोनों को नेट एनुअल वैल्यू में से लेस करने के बाद जो निकलेगा वो आएगा इनकम और लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये फिगर प्लस में होगी तो इनकम, अगर ये फिगर माइनस में होगी तो लॉस। तो इस तरीके से हमारी इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा। नेक्स्ट है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इफ रिपेन वेकेंट फॉर होल और पार्ट ऑफ द ईयर। पहले वाले में पहली सिचुएशन में था कि घर किराए पे चढ़ा दिया, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई अंडरलाइज्ड रेंट नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन है जब वैकेंसी है। वैकेंसी के अंदर भी दो ऑप्शंस हैं कि अगर पूरा साल ही घर खाली रहता है या साल के कुछ महीने घर खाली रहता है। अगर वो पूरा साल घर खाली रहता है तो ऐसे घर की एनुअल वैल्यू को नील माना जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगी। लेकिन अगर वो साल के कुछ महीने खाली रहता है तो उसकी कैलकुलेशन एज पर अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 की जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट रहती है साल के कुछ हिस्से में तो उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसको भी हम एक टेबल की मदद से ही समझेंगे। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ही निकालनी होती है, तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकाल लेंगे वैसे ही जैसे पिछले स्टेप में निकली थी, और उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इफ़ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू देन ARR विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कि अगर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से कम है तब भी हम ARR को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कम है ये सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के लॉस की वजह से कम होना चाहिए। यानी कि जितने समय घर खाली रहा उसकी वजह से किराए का जो नुकसान हुआ, अगर उसकी वजह से एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कम है तो भी ARR को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। और फिर इन दोनों को जो भी फिगर आपकी यहाँ पर आई थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, उसमें से जैसे पहले म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस किए थे लेस कर देंगे तो फिर हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस लेस करनी है। अगेन वही दोनों डिडक्शंस है जैसे पहले थी, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर ये फिगर आपकी प्लस में आती है तो आपको इनकम होगी, अगर ये फिगर माइनस में आती है तो लॉस। तो इस तरीके से इनकम और लॉस निकल जाएगा अगर घर साल के कुछ महीने खाली रहा। नेक्स्ट है कि अगर घर किराए पर दिया गया और अनरियलाइज्ड रेंट हुआ। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है कि घर तो किराए पे चढ़ा हुआ था परंतु किराएदारों ने कुछ महीनों का किराया नहीं दिया, यानी कि जो किराया है वो नहीं मिला। अब इसमें भी स्टेप्स वही रहेंगे लगभग हमारे। सबसे पहले अंडर सेक्शन 23(1)(a) एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकलेगी जैसे पहले निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू,
whichever is higher is to be compared with standard rent, whichever is less is known as expected rental value. अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 1 के सेक्शन 23(1)(b) में क्या करना है कि जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है इसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को लेस करना है। मींस जितने महीनों का किराया नहीं मिला उसको माइनस कर देना है। लेकिन माइनस करने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो रूल 4 की कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। रूल 4 की कंडीशंस क्या हैं कि लैंडलॉर्ड ने अपने किराए को रिकवर करने के पूरे एफर्ट्स किए हों। मींस कि इनकम टैक्स ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड हो कि एक्चुअली में वो किराया नहीं मिला। और फिर जो आपने इसको लेस करने के बाद जो 23(1)(b) में फिगर आएगी ARR की, उसको कंपेयर किया जाएगा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू के साथ। इन दोनों में से जो भी फिगर ज़्यादा आएगी whichever is higher, उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट वाली सिचुएशन थी जिसमें घर सिंपली पूरी तरह से लेट आउट था पर और कुछ नहीं था साथ में, वहाँ पर भी हमने whichever is higher लिया था और अनरियलाइज्ड रेंट में भी whichever is higher ही लेंगे। फिर बाकी सारे स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस कर दिया जाएगा, उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें से डिडक्शंस लेस कर दी जाएंगी, दोनों स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा। नेक्स्ट है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इफ देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंसी। अब ये वो सिचुएशन है जिसमें अनरियलाइज्ड रेंट भी है और वैकेंसी भी है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले करते हैं, अंडर सेक्शन 23(1)(a) में एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकाली जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले निकाली थी। फिर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अनरियलाइज्ड रेंट भी है और वैकेंसी भी है। यानी कि पहले हम वैकेंसी कंसीडर करेंगे, फिर हम अनरियलाइज्ड रेंट लेंगे। वैकेंसी का रूल क्या था? वैकेंसी का रूल ये था कि अगर ARR एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम ARR को लेंगे। अगर ये कम है, लेकिन कम होने की वजह सिर्फ उसकी वैकेंसी है कि अगर आप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कम है क्योंकि वो घर उतने कुछ महीने खाली था उसकी वजह से, तो भी हम ARR को ही कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ वैकेंसी हम दोनों, चाहे ARR कम हो चाहे ARR ज़्यादा हो, इसी को कंसीडर किया जाएगा आगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए। तो इन दोनों यहाँ से जो भी फिगर आ जाएगी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की, उसको यहाँ लिखने के बाद आप उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को लेस कर देंगे। अनरियलाइज्ड रेंट जितने महीनों का किराया नहीं मिला, अगेन कंडीशंस चेक करने के बाद अनरियलाइज्ड रेंट को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें से लेस करना है तो जो ARR आया था उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को लेस कर दिया और आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर इसमें बाकी सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं, दैट इज़ म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर लेस कर दिए जाएंगे तो फिर नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। फिर अगर हम इसमें से डिडक्शंस लेस कर देंगे दोनों, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो आ जाएगी इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इन चारों सिचुएशंस को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर हमने अज्यूम किया म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू 50,000, फेयर रेंटल वैल्यू 40,000, स्टैंडर्ड रेंट 70,000, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 5,000 पर मंथ, अनरियलाइज्ड रेंट 1,000 और वैकेंसी का पीरियड है 5 मंथ। अब सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालने के लिए हम लेते हैं म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू whichever इज हायर, यानी कि इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे और जो वैल्यू ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आई 50,000, फिर हम जो फिगर ज़्यादा आई है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो फिगर सबसे कम है उसको लेंगे। तो 50 और 70 में से कम फिगर कौन सी आई? 50,000। तो ये आ गई एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ये सभी केसेस में सेम रहेगी इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट के केस में हमने लेना होता है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड whichever इज हायर। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब 5,000 पर मंथ पर वो प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाई जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 60,000 आ जाएगा। 50,000 एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, 60,000 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, whichever इज हायर दैट इज 60,000 आ गई हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा लेट आउट प्लस वैकेंसी। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकली हुई है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल फॉर एक्चुअल टाइम पीरियड इट वॉज लेट आउट, जितने समय के लिए घर किराए पर चढ़ा हुआ था हम उतने समय का किराया लेंगे,
5 महीने की वैकेंसी थी, तो यानी कि 7 महीने घर किराए पर चढ़ा हुआ था। 5000 इंटू 7 ये आ गया 35,000। अब जो ये 35,000 है वो कम क्यों है? क्योंकि 5 महीने घर खाली रहा। तो जो ये किराया कम है वो इस वजह से है क्योंकि वैकेंसी थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि चाहे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ज़्यादा है फिर तो हमने ज़्यादा लेना है, लेकिन अगर कम है और सिर्फ वैकेंसी की वजह से कम है तो हमने उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेना है। तो इसी वजह से जो ये 35,000 है यही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गई। थर्ड सिचुएशन है लेट आउट प्लस अनरियलाइज्ड रेंट। इसमें एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकली हुई है। अनरियलाइज्ड रेंट में 60,000 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, इसमें से अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर दिया जाएगा तो अमाउंट आ गई 59,000। अब हमने लेना होता है विच एवर इज हायर, दैट इज 50,000 एंड 59,000, इन दोनों में से विच एवर इज हायर आ गया 59,000। नेक्स्ट है लेट आउट प्लस वैकेंसी प्लस अनरियलाइज्ड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकली हुई है। सबसे पहले हमने वैकेंसी के लॉस को कंसीडर करना है। तो वैकेंसी 5 महीने की थी यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आ जाएगा 35,000। अब इसमें हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ये लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी की वजह से था, ले लिया। उसके बाद इसमें से हम लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। 1,000 का अनरियलाइज्ड रेंट था वो भी लेस कर दिया, बच गया 34,000 और यही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो ये चारों सिचुएशंस हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस की। अब आगे हम चलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहला सेल्फ रेजिडेंस फॉर फुल ईयर, कि जब करदाता उसमें खुद रहता है पूरे साल के लिए। दूसरा, जब वो किसी भी कारण की वजह से उसमें नहीं रह पाता। तीसरा, कुछ टाइम कुछ पोर्शन तो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ जो है वो लेट आउट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो नेट एनुअल वैल्यू है उसको निल लिया जाता है, यानी कि निल होने का मतलब है कि इस वैल्यू पे आगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक तरह से ये एसएससी के बेनिफिट की बात है कि उसको टैक्स नहीं देना होता। तो क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू निल है इसलिए डिडक्शंस के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी, वो इसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर फिगर है ही नहीं और यहाँ पर हम इंटरेस्ट को भी लेस कर रहे हैं, तो इस वजह से जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लॉस निकलता है, यहाँ से कभी भी इनकम नहीं होती। इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 से जो निल एनुअल वैल्यू का बेनिफिट है वो एसएससी 2 घरों पर ले सकता है, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर दोनों का मिला करके 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अनऑक्यूपाइड का मतलब कि वो घर जो करदाता ने अपने रहने के लिए रखा था लेकिन किसी वजह से वो उसमें नहीं रह पाया, चाहे वो जॉब की वजह से उसको बाहर जाना पड़ा या बिजनेस की वजह से कहीं और जाना पड़ा, वो उसमें नहीं रह सका। तो ऐसे केस में भी जो नेट एनुअल वैल्यू है वो उसको निल लिया जाता है और डिडक्शंस में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है, यानी कि इससे भी लॉस कैलकुलेट होता है। अब जो पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसको भी आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एरिया वाइज डिवीजन, टाइम वाइज डिवीजन एंड एरिया एंड टाइम दोनों के अकॉर्डिंग। एरिया वाइज डिवीजन में क्या है कि अगर जो भी घर है उसमें 1 से ज़्यादा यूनिट्स हैं तो जितने भी यूनिट्स हैं उनको उनका टैक्स में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि एक घर है और उसमें 1 से ज़्यादा यूनिट है और एक यूनिट को तो जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया गया है और दूसरे यूनिट को लेट आउट किया गया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि दोनों को अलग अलग घर मान लिया जाएगा, एक तरह से दोनों को अलग अलग यूनिट मान के उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। एक को हम यूनिट ए कह देंगे और एक को यूनिट बी। सपोज करो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला यूनिट ए और लेट आउट वाला यूनिट बी, और उसी की तरह जब हम इनको अलग अलग घर एज्यूम करेंगे तो उसी के लिए जितनी भी बाकी चीज़ें थी, चाहे म्यूनिसिपल वैल्यू है, चाहे फेयर रेंटल वैल्यू है, चाहे स्टैंडर्ड रेंट है या इंटरेस्ट ऑन लोन है, उनको भी उसी यूनिट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि जो इनकम है वो अलग अलग निकाली जाएगी दोनों यूनिट्स की। अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें तो इस केस में
अगर इसका मतलब ये है कि साल के कुछ महीने तो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहती है, यानी कि करदाता उसमें खुद रहता है, और कुछ महीने वो किराए पर देता है। तो इस केस में उसके खुद के रहने का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको लेट आउट ही मान लिया जाएगा पूरे साल के लिए, और जो सारी कैलकुलेशंस है वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग की जाएंगी। अगर एक ही घर में एरिया वाइज डिवीजन भी है और टाइम वाइज डिवीजन भी है तो इन दोनों को मर्ज करके जो रूल्स हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। एक सेक्शन है 23 सबसेक्शन 4, जिसके अकॉर्डिंग जो लेट आउट हाउस है उसको डीम्ड, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसको डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। कब? वेयर द एसएससी ऑक्यूपाइज मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हैज मोर देन वन अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, then any of them under section 23 subsection 2 can be claimed by the assessee for calculation of income from house property। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर करदाता के पास एक से ज़्यादा खुद के रहने के लिए घर है या एक से ज़्यादा घर खाली रहते हैं तो उसकी मर्जी से कोई दो घर जिनको वो चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता है, बाकी सभी को किराए पर चढ़ा हुआ मानकर टैक्स लगा दिया जाएगा। यानी कि वो दो से ज़्यादा घरों पर सेल्फ ऑक्यूपेंसी का बेनिफिट नहीं ले सकता, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो। अब डिडक्शंस जो हमने हाउस प्रॉपर्टी की पढ़ी थी लेट आउट के केस में भी और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सबसे पहले, दैट इज़ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये बिल्कुल सिंपल है कि जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% घटा दिया जाएगा। दूसरी डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर वो लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है तो परचेज और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही मिलता है, लिया गया लोन की ही डिडक्शन यहाँ पर अलाउड है। इसमें दो तरह की इंटरेस्ट हैं, फॉर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड फॉर प्री कंस्ट्रक्शन। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर यानी कि गत वर्ष का जो लोन है उसका ब्याज, वो तो सिंपल है, जितना बनता है उतना सारा ले लिया जाता है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब है कि जब लोन लिया गया वहाँ से लेकर के जब घर बनकर तैयार हुआ उससे पहले का जो समय है, मतलब जिस दौरान कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस दौरान जो इंटरेस्ट है उसको कैसे लेना है। तो इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है इसको कैलकुलेट करके 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसको अलाउड किया जाता है। इस बात को आगे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। पहले हम एक बार इसको नटशेल में समझ लेते हैं कि हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। यहाँ पर दो डेट्स आपको याद रखनी है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 एंड बिफोर 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999 के बाद और 1 अप्रैल 1999 से पहले। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है तो कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए अलाउड है और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 2 लाख इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है, से पहले लिया गया है तो कंस्ट्रक्शन, परचेज और रिपेयर किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, बट मैक्सिमम जो लिमिट है इंटरेस्ट ऑन लोन की वो है 30,000। अगर वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए लोन हो सकता है और इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब आगे हम जो डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन की इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, calculate interest on loan allowed for assessment year 2015-16 to 2020-21 from the following information. Suppose loan was taken on 1st August 2011 for rupees 5 lakh at the rate of 12% and construction completed on 31st March 2016. Repayment was made on 1st April 2012, 1st April 2015, 1st April 2018. अब लोन लिया गया था 1 अगस्त 2011 को और घर बनकर तैयार हुआ 31 मार्च 2016 को। हमें ये देखना है कि लोन कब लिया गया और घर कब बनकर तैयार हुआ, क्योंकि हमें लोन लेने जब हमने लोन लिया वहाँ से लेकर के जब घर बनकर तैयार हुआ उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वहाँ तक का टोटल इंटरेस्ट निकालना होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के लिए। तो लोन लिया गया 2011 और 12 में, घर बनकर तैयार हुआ 2015 और 16 में। ये ईयर हमें इसलिए फाइंड आउट करना होता है क्योंकि हमें इससे पहले का इंटरेस्ट लेना होता है। यहाँ इस ईयर का नहीं लेना होता, इससे पहले का लेना होता है, लेकिन हमें ये ईयर फाइंड आउट करना होता है। तो हमें फाइनली लोन लिया गया 2011 और
12 में, घर बनकर तैयार हुआ 15 और 16 में, इससे पहले यानी कि 2014 और 15। तो 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 इन चारों सालों का टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले 2011 और 12 में 5 लाख का लोन लिया था, अमाउंट 5 लाख की है। कब लिया था? अगस्त में। तो अगस्त से लेकर के 12 खत्म हुआ 31 मार्च तक, तो टाइम पीरियड बना 8 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो 8 मंथ का हम यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे 12% के रेट से, जो कि आएगा 40,000। 12 और 13 में, क्योंकि 1 अप्रैल 12 में शुरू में ही 1 लाख रुपए की रीपेमेंट हो गई, तो जो लोन की अमाउंट है वो रिड्यूस हो गई और अब रह गई 4 लाख की। पूरे 12 महीने का निकालेंगे इसके ऊपर और अमाउंट आ जाएगी 48,000। फिर 12-13 के बाद जो अगली पेमेंट है वो 15 में हुई, यानी कि अभी नहीं हुई, 1 अप्रैल 15 में हुई, 14-15 तक नहीं हुई, तो जो ये अमाउंट थी वो एज इट इज़ रह गई 4 लाख की। और जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही इनके ऊपर भी 12 महीनों के लिए 48,000 दोनों में इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो आ जाती है 1,84,000। ये टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, जो कि 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है। कौन से साल से? उस साल से मिलती हैं उन किश्तों की डिडक्शन जिस साल घर बन के तैयार हो जाता है, यानी कि घर बन के तैयार कब होगा? 15 और 16 में। तो टोटल इंटरेस्ट आया 1,84,000। इसको हमने 5 से डिवाइड किया, अमाउंट आई 36,800 पर एनम। कौन से ईयर से मिलनी शुरू होगी? 2015 और 16 से, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट हैं। तो फर्स्ट मिली 15-16 में, सेकंड मिली 16-17 में, थर्ड मिली 17-18 में, देन 18-19 में, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो 19 और 20 में। तो हमारे प्रीवियस ईयर तक ये आ रही है। तो ये है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब अगर हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो 19 और 20 में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अभी तक लोन पूरा रीपेमेंट नहीं हुआ। वो कैसे निकलेगा? 19 और 20 का निकालने के लिए उसके बाद 2 बार रीपेमेंट हुई है, एक बार 15 में और एक बार 18 में। तो 2 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी, यहाँ तक 4 लाख बचे हुए थे। इस 4 लाख में से जो 2 लाख की पेमेंट और की वो लेस कर दिए, यानी कि 2 लाख का लोन अभी भी रहता है, जिसके ऊपर 12% से निकाला तो इंटरेस्ट आ गया 24,000। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आ गया 24,000। तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 36,800 प्लस 24,000, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 60,800। तो इस तरीके से हम प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और डिडक्शंस में दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर गुप्ता यूज्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन टिल 1 अगस्त 2019 एंड लेट आउट द सेम फॉर रिमेनिंग पीरियड फॉर रेंट ऑफ 6,000 पर मंथ। अब ये जो केस है वो है पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, कि साल के कुछ महीने टाइम के बेसिस पर डिवीजन है। यहाँ पर वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा और कुछ महीने उसको किराए पर चढ़ा दिया गया। तो ऐसे केस में रूल ये था कि हम इसको पूरे साल के लिए लेट आउट मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपेंसी का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर हमने पूरे साल के लिए इसको लेट आउट मानना है तो यहाँ पर लेट आउट वाले सारे रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। दैट इज, सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालनी होगी, जिसके लिए म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंटल वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, दैट इज 1 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 80,000। अब हम क्या करेंगे? 1 लाख और 80,000 में से विच एवर इज हायर लेंगे। तो इन दोनों में से जो फिगर हायर है वो है 1 लाख। जो फिगर आई उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट है 96,000, यानी कि अब जो इसमें से और 96,000 में से कंपेयर किया, जो फिगर लेस आई उसको लिया, विच एवर इज लेस लिया 96,000। तो जो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है वो आ गई 96,000। अब नेक्स्ट हमने लेना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब घर किराए पे कितने समय रहा, कब दिया उसको? अगस्त के मतलब 1 अगस्त तक वो रहा था, यानी कि आप 1 अगस्त को भी आप 31 जुलाई ही मानिए, 31 जुलाई तक तो वो खुद रहा, अगस्त ऑनवर्ड्स उसने उसको किराए पे दे दिया। तो अगेन 8 मंथ ही बनते हैं टिल 31 मार्च ऑफ 2020। तो 6,000 रुपये किराया था, क्वेश्चन में दिया था, 6,000 इंटू 8 कर लिया हमने इसको, तो 48,000 आ गया हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब इस केस में हमने क्या लेना होता है? हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू एंड ARR। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सी फिगर है? 96,000। तो ये आ गई हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस कर दिया जाएगा।
वो थे 16%। तो 1 किसके ऊपर लगाने होते हैं, ये म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू पे। 1 लाख की म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू थी जिसके ऊपर 16% के म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस कर दिए, तो रिमेनिंग आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू दैट इज़ 80,000। अब इसमें से डिडक्शंस लेस करनी होती हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि 80,000 का 30% आ गया 24,000। इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज़ ले लो आप। तो दोनों को मिलाकर के डिडक्शन हो गई आपके पास 34,000 की, इसको लेस करने के बाद आपकी इनकम आ गई 46,000। तो इस तरीके से जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली जा सकती है। मैंने कोशिश की है कि हर टॉपिक के साथ एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन बनते हैं व्हाट आर द एग्जाम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टीज, एग्जाम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द डिडक्शंस अवेलेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में है व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन हाउ एनुअल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट सिचुएशन, विभिन्न परिस्थितियों में वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसको समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कंप्यूटेड अंडर डिफरेंट सिचुएशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, कि मकान संपत्ति से आय की गणना किस प्रकार से की जाती है अलग अलग परिस्थितियों में, इसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।